साथियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेंटी व्यू पॉइंट। हम साइंस की सीरीज तैयार कर रहे हैं, तो उसमें हमने कुछ मैटर के बारे में समझा था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए कि जो मैटर है या पदार्थ है या द्रव्य है, द्रव नहीं द्रव्य है, तो उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। मतलब टेम्परेचर अगर हम दें या फिर कम करें, तापमान को बढ़ाएं या घटाएं, तो जो पदार्थ है उसकी अवस्था पर क्या असर पड़ेगा। वैसे हमारे पास नॉर्मली पदार्थ कई फॉर्म में है यहाँ पे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लकड़ी, लोहा, पानी, और भी जो कुछ भी आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं वो सब पदार्थ है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है वाटर का, क्योंकि वो हम नॉर्मली तीनों स्टेट्स में देखते हैं। सॉलिड में भी देखते हैं, लिक्विड में भी देखते हैं, गैस में भी देखते हैं। तो हम वाटर का एग्जांपल लेके हम इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है किसी भी पदार्थ पर। वही दूसरी चीजों पर भी होगा, लेकिन उसको फिर हम थोड़ा जनरलाइज कर लेंगे। पहले हम एक वाटर के एग्जांपल से समझते हैं कि भाई तापमान का या टेम्परेचर का किसी भी मैटर की स्टेट पर क्या असर होता है। सबसे पहले हम लेते हैं ठोस स्टेट। मान लीजिए आपके पास बर्फ है, मतलब जो वाटर है आपके पास सॉलिड स्टेट में है, बर्फ की टुकड़ी है। तो अगर आप उसको गर्म करोगे, तापमान बढ़ाओगे, तो क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। जैसे ही बर्फ को अगर आप मान लीजिए चूल्हे के ऊपर रखकर उसका तापमान बढ़ा रहे हैं, या फिर नॉर्मली बाहर रख देते हैं गर्मी के अंदर, फ्रीजर में से निकाल के, तो क्या होगा, उसका तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, वो द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, गलन प्रक्रिया या फिर मेल्टिंग। अगर किसी ठोस का हम तापमान बढ़ाते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। ऐसा सिर्फ पानी के साथ नहीं होता, आपके जो सराउंडिंग में जैसे लोहा है, आयरन है, उसके साथ भी ऐसा होता है। तो जो बड़ी बड़ी आयरन की जो फैक्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, वहां पे लोहे को पहले पिघलाया ही जाता है, और पिघलाने के बाद ही उसको डिजायर्ड शेप दी जाती है। लेकिन उसके पिघलने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। लेकिन हमारा जो वाटर है वो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी वो लिक्विड में रहेगा, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर में या फिर भाप में या फिर गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने वाटर का एग्जांपल लिया है। और भी बहुत सारी चीजें, जितनी मेटल्स हैं उनके जो गलाने की प्रक्रिया है, जो मेल्टिंग प्रक्रिया है, उनको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। जैसे सुनार है, वो सोने के अलग अलग आभूषण बनाता है, तो पहले उसको पिघलाता है। तो पिघलाने के बाद उसका क्या होता है कि उसको डिजायर्ड शेप दी जा सकती है। तो अलग अलग चीजों के अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है, तो उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो किसी भी ठोस को अगर लिक्विड स्टेट में लाया जाता है तो उस प्रक्रिया को मेल्टिंग या फिर गलन कहते हैं। अब हम थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस देखते हैं कि अगर हम किसी लिक्विड को जमा दें, मतलब ठोस में कन्वर्ट कर दें, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग या फिर जमना। अब जैसे पानी का ही एग्जांपल ले रहा हूं, आप फ्रीजर में बर्फ जमाते हैं, तो नॉर्मली तो वो लिक्विड स्टेट में है, क्योंकि हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर अबो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है नॉर्मली। लेकिन जहां पर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है, वहां देख लेना बर्फ जम जाती है, वहां पानी नहीं मिलेगा। जो झील है वो भी बर्फ की फॉर्म में आ जाती है। और जो आप हायर एल्टीट्यूड्स पे जाओगे, माउंटेन्स पे जाओगे, वहां टेम्परेचर जीरो से नीचे होता है। तो जीरो से नीचे होता है तो वहां पर आपको उन के पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमी हुई मिलेगी। जैसे हमारे यहाँ पे सियाचिन है, बहुत ही फेमस है कि भाई वहां पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, और हमारे जो आर्मी के जो भाई हैं वो वहां पर ड्यूटीज देते हैं, तो काफी डिफिकल्ट होता है वहां पे रहना, क्योंकि तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत नीचे होता है। तो वहां पर बर्फ बनी रहती है, तो वहां पर लिक्विड फॉर्म में वाटर नहीं मिलता। तो लेकिन अगर हम अपनी मर्जी से जो नॉर्मली जो मैदानी इलाके हैं वहां पर अगर हम देखें, तो जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में है, उसको अगर ठोस फॉर्म में लाना है तो उसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, उसको कम टेम्परेचर में रखना पड़ेगा। जैसे कि आप फ्रिज के अंदर फ्रीजर में रखते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे आने पर वो क्या होता है, जम जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जमना। तो अभी हमने देखा कि ठोस से
द्रव और द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? गलना, मेल्टिंग या फिर जमना, फ्रीजिंग। अब हम देखते हैं लिक्विड से गैसियस फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्शन होता है। अगर हम किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वो क्या होगा? भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी हम किसका एग्जांपल लेते हैं? वाटर का ही एग्जांपल लेते हैं। आप गैस स्टोव के ऊपर इसको रख दीजिए वाटर को और नीचे से ऑन कर दीजिए, तो आप क्या देखेंगे? शुरू में तो वो बॉईल होना शुरू होगा, आपको दिखेगा वो उबलना शुरू हो रहा है। धीरे 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 तापमान जैसे बढ़ेगा तो वो फिर भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो सारा ही क्या होगा? भाप बन के उड़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लगातार उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैसियस स्टेट में। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है। चलो हम दोनों प्रक्रिया में देखते हैं, ठोस से लिक्विड, लिक्विड से गैस। एक बार इसको समझते हैं। हाँ, लिक्विड से जब गैसियस स्टेट में बदलता है तो उस प्रक्रिया को वेपोराइजेशन या फिर वाष्पीकरण कहते हैं। नॉर्मली जो हमारा पानी है वो जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे है 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए। हम जब उसको गर्म करते हैं तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक स्टेट आएगी 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वो अब लिक्विड स्टेट में नहीं रह सकता, वो किस में चला जाएगा? भाप में, वेपोराइजेशन स्टेट में जाना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा होता क्यों है? इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। हमने पीछे समझा था कि जो सॉलिड होते हैं उनके जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं और उनके बीच में बहुत अधिक आकर्षण बल होता है। जैसे ये सॉलिड है तो इसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में बहुत अधिक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज या अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं। जैसे ही हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो वीक होनी स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल या एटम को एनर्जी मिली तो वो दूर दूर होने की कोशिश करेगा, क्योंकि एनर्जी मिलने के बाद वो चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही वो दूर दूर होंगे तो वो किस स्टेट में आ जाएंगे? लिक्विड स्टेट में। और अगर हम लगातार उनको एनर्जी देते रहते हैं, टेम्परेचर उसका बढ़ाते रहते हैं, तो क्या होगा? अब ये लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स है मान लीजिए थोड़े से दूर दूर है एज कंपेयर टू सॉलिड, तो वो और दूर होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगातार एनर्जी मिल रही है। तो किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैसियस स्टेट के अंदर। क्योंकि हमें पता है कि सॉलिड में जो एटम्स या मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, उनको एनर्जी मिली वो दूर दूर होने स्टार्ट हो गए, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा बढ़ गई। अब लिक्विड स्टेट में आ गए। अब हम लगातार उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, लगातार उसको एनर्जी दे रहे हैं, मतलब हमने गैस स्टोव के ऊपर पानी को रख रखा है, तो क्या होगा कि उसको एनर्जी मिलेगी तो गतिज ऊर्जा उसकी और तेज हो जाएगी। हालांकि वाटर के केस में तो आपको दिखता भी है, आप बॉइलिंग प्रोसेस को देख सकते हो कैसे उसके अंदर गति आ जाती है। नॉर्मली वाटर को रखो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आप जैसे ही गैस स्टोव ऑन करोगे तो आप देखोगे कि पानी के मॉलिक्यूल्स कैसे दौड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक टाइम उनकी गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि वो लिक्विड स्टेट में नहीं रह सकते, वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? गैसियस स्टेट के अंदर। तो इस तरह से कोई भी सॉलिड किसमें? लिक्विड में, और लिक्विड से किसमें? गैस में। तो हमने देखा लिक्विड से सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होता है। अब हम समझते हैं कि कोई गैस अगर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संघनन। थोड़ा सा इसको समझते हैं संघनन को। वाटर साइकिल से ही समझते हैं। देखिए आप नॉर्मली तालाब है या फिर कपड़े सुखाते हैं या वैसे ही आपने पानी खिंडा दिया या फिर कुछ हो गया, तो कुछ समय के बाद वो आपको जल दिखाई नहीं देगा, आपके कपड़े सूख जाएंगे। तो पानी कहाँ जाता है? वो वाष्पीकृत हो जाता है। तो वाष्पीकृत जब होता है तो वो पानी ऊपर जाता है, मतलब एटमॉस्फेयर में चला गया। तो जो बादल बनने की प्रक्रिया है वो मेनली संघनन के ऊपर ही डिपेंड करती है। क्या होता है? जो गैसियस स्टेट का जो वाटर है फिर कंडेंस होता है या फिर संघनित होता है। वो जैसे ही तापमान ऊपर जाने के बाद जैसे कम होता है तो फिर से संघनित होना स्टार्ट हो जाएगा। संघनित होगा तो वो गैस से फिर किस में बदल जाएगा? लिक्विड स्टेट के अंदर। आजकल एक प्रोसेस भी चल रहा है कृत्रिम बारिश का। कृत्रिम बारिश की भी कई बार कोशिश की जाती है। तो कृत्रिम बारिश में क्या होता है? यही प्रक्रिया अपनाई जाती है कि जो मतलब भाप की फॉर्म में या फिर वाष्पीकृत की फॉर्म में जो जल के कण हैं
वातावरण में, उनको संघनित कर दिया जाए। तो उसके लिए जैसे दो मेनली जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं, सिल्वर आयोडाइड और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर शुष्क बर्फ भी इसको बोल देते हैं। और भी केमिकल्स यूज किए जाते हैं, मेनली ये दो ही केमिकल है, तो आप इनको थोड़ा ध्यान रख लीजिए कि कृत्रिम बारिश में सिल्वर आयोडाइड या फिर ठोस बर्फ का यूज किया जाता है। अब ये करते क्या है, थोड़ा सा इस प्रक्रिया को यहीं पे ही समझ लेते हैं, निपटा देते हैं कि कृत्रिम बारिश करवाने के लिए एक बात ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि वहां पे पहले बिल्कुल भी बादल ना हो, कुछ बादल या फिर कुछ मतलब संघनित जल होना वहां पर आवश्यक है। फिर क्या है, उस संघनन प्रक्रिया को तेज करने के लिए हम बाई रॉकेट या बाई प्लेन बाई एनी मीन्स वहां पर सिल्वर आयोडाइड या फिर जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इसी तरह के और केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है। ये क्या कर देते हैं, ये जो संघनन प्रक्रिया है, जो जल के कण हैं उनको इकट्ठा करने का प्रोसेस, मतलब गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, जिससे बादल क्या होते हैं, बहुत तेजी से बनते हैं और कृत्रिम बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ये 100% पॉसिबल है ऐसा नहीं है, क्योंकि पीछे शायद गवर्नमेंट ने दिल्ली में बारिश करवाने की कोशिश की थी, तो ये इसमें काफी खर्चा भी आया था, बहुत कॉस्टली भी है, लेकिन वो सक्सेस भी नहीं हुई थी। तो हम यहाँ पर यही बात समझते हैं कि संघनन क्या है, कि किसी भी गैस को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, लिक्विड में, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संघनन। अब हम देखते हैं सीधा ठोस से गैस या फिर गैस से ठोस। ठोस से सीधा गैस बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सब्लिमेशन या फिर उद्रवपातन। इसको भी कुछ एग्जांपल से समझते हैं। हमारे ये जो पानी है वो तो सीधा ठोस से गैस में नहीं बदलता, लेकिन मैं आपको कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स देता हूं। एक आप देखिए कपूर, एक एग्जांपल है हमारे पास कपूर का। कपूर क्या है, वो सीधे से ठोस से गैस अवस्था में बदल जाएगी। और एक एग्जांपल और भी देता हूं मैं आपको। आपने बाथरूम में ओडोनिल्स वगैरह या ऐसे फ्रेशनर्स रखे होंगे, टिक्की रखे होंगे, वो हालांकि मिक्सचर होते हैं बहुत सारे केमिकल्स का, लेकिन वो भी समय के साथ छोटी होती चली जाती हैं। तो हो क्या रहा है, उनका भी सब्लिमेशन हो रहा है, उद्रवपातन हो रहा है। वो क्या होती है, ठोस से सीधे किस में कन्वर्ट हो रही है, गैस में। इस एग्जाम्पल से भी आप अपने दिमाग में इस प्रक्रिया को समझ सकते हो। अब जैसे मैंने पीछे एग्जाम्पल लिया संघनन के लिए, ठोस बर्फ, सॉरी शुष्क बर्फ या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। ये भी अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर में रख दें तो तुरंत ठोस से किस में बदल जाएगी, गैसियस अवस्था में। और एक बच्चों को प्रयोग करवाया जाता है लैब के अंदर अमोनियम क्लोराइड से। ये नॉर्मली तो सीधा ठोस से बर्फ में, सॉरी, नॉर्मली तो सीधा ठोस से गैस में नहीं बदलता, लेकिन अगर इसको गर्म किया जाए अमोनियम क्लोराइड को, लैब में बच्चों से ये प्रयोग करवाया जाता है, तो जैसे ही अगर वो इसको गर्म करेंगे तो ये ठोस से किस में बदल जाएगा, सीधा गैस में। और जहां पर इसको कम तापमान दिखेगा वहां फिर से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस में। तो सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, उद्रवपातन। और गैस से सीधा ठोस में बदलना, जैसे ये अमोनियम क्लोराइड का ही मैंने एग्जांपल लिया, इसको जैसे ही जहां पे कम तापमान मिलेगा फिर से ये ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ये गलत लिख रखा है यहाँ पे, उस प्रक्रिया को निक्षेपण बोलते हैं। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निक्षेपण। तो हमने क्या समझा इसमें कि ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मेल्टिंग या फिर गलन। और द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जमना या फिर फ्रीजिंग। द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण। और गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन। इसी तरह से ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाएगा, उद्रवपातन। और गैस से सीधा ठोस में बदलना क्या कहलाएगा, निक्षेपण। चलो हम थोड़ा सा वाष्पीकरण को समझते हैं। तो वाष्पीकरण जो है वो कैसे तेज हो सकता है, सीधे सीधे से 4 फैक्टर्स की बात करता हूं मैं। पहला फैक्टर है तापमान। हम कपड़े सुखाने के एग्जांपल से ही समझेंगे कि अगर बाहर तापमान तेज है, गर्मी तेज है, सर्दियों के दिनों में कपड़े जल्दी नहीं सूखते, गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्योंकि तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। नंबर 2, अगर हवा तेज चल रही है,
मान लीजिए गर्मी के दिन है, साथ में हवा भी तेज है, तो कपड़े ज्यादा समय लेंगे ही नहीं, तुरंत सूख जाएंगे। घंटा भी नहीं लेंगे, 1 घंटे के अंदर कपड़े आपके सूख जाएंगे। लेकिन वही अगर हवा नहीं चल रही है, थोड़ी धूप भी है, तो कपड़े सूखने में थोड़ा समय लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आती है कि अगर हवा तेज है और साथ में तापमान तेज है, तो वाष्पीकरण की दर और बढ़ जाती है। अब तीसरी बात हम लेते हैं, सतह का क्षेत्रफल। मान लीजिए आपने कपड़ों को ऐसे इकट्ठा करके रख दिया, तो वो जल्दी से नहीं सूखेंगे। अगर आप उनको फैला कर रखते हैं तो वो जल्दी सूखते हैं, उससे भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसको एक तरीके से और समझा जा सकता है कि मान लीजिए आपने जल का गिलास लिया और उसको बाहर धूप में रख दिया, तो वह वाष्पीकृत इतना नहीं होगा। लेकिन उसी जल के गिलास को अगर आप उड़ेल देते हैं, नीचे फर्श पर खिंडा देते हैं, तो तुरंत वाष्पीकृत हो जाता है कुछ समय के बाद, क्योंकि अब उसका क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्षेत्रफल बढ़ने पर भी क्या होता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो अभी हमने समझा तापमान बढ़ाने पर, हवा बढ़ने पर, और तीसरा क्षेत्रफल बढ़ने पर। अब चौथा जो फैक्टर है, आर्द्रता या नमी मौसम के अंदर। अगर मौसम में आर्द्रता या नमी अधिक है तो वाष्पीकरण कम होगा। अगर नमी या आर्द्रता नहीं है या बहुत कम है, वातावरण सूखा हुआ है, मौसम सूखा सूखा है, तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, तेज होगी। मतलब आर्द्रता या नमी अधिक है तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। आर्द्रता या नमी कम है तो वाष्पीकरण क्या होगा, अधिक होगा। ये उल्टे प्रोसेस पे काम करती है। तो इस तरह से जो नॉर्मली वाष्पीकरण को अगर हम समझे तो 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम और चीजों को छोड़े, लिक्विड को सीधा गैस में कन्वर्ट करना है और तापमान को बढ़ाते जाएं, 100 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। तो ये था हमारा किसी भी पदार्थ पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, और हम इनको क्या टर्म्स दे सकते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं। अब हम एक दो टर्म्स और देखते हैं। अब हम समझते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मतलब गलनांक है, उसकी परिभाषा क्या है। सिंपल, जल्दी खत्म हो जाएगा ये। कि मान लीजिए आपने बर्फ रखी यहाँ पे, ये बर्फ है आपके पास, और आप क्या करते हैं, इसको गर्म करना स्टार्ट करते हैं, और 0 डिग्री सेल्सियस वो कम से कम तापमान है जहां पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस किस में बदल जाए, द्रव अवस्था में बदल जाए, वो उसका क्या कहलाएगा, गलनांक या फिर मेल्टिंग पॉइंट। ये जल के लिए 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर इसको केल्विन में देखें तो 273 केल्विन भी बोल देते हैं। अब मैं आपको बता दूं डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे बदला जाता है। मान लीजिए आपके पास टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलना है तो आपने कुछ नहीं करना, उसमें 273 ऐड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 288 केल्विन, 288 केल्विन। इसी तरह से अगर आपको केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है, मान लीजिए उसमें आपको 303 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है, तो इसको अगर आपने डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो इसमें से 273 आप माइनस कर दीजिए, तो आपके पास जो टेम्परेचर आएगा वो 30 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो सिंपल सा रूल है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे बदलें, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलें। तो 273 एक नंबर है, उसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से जो छोटी छोटी बातें साथ में आएंगी वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो लेक्चर्स को आप पूरा ध्यान से देखिए, और इन छोटी छोटी बातों में से ही क्वेश्चंस बन जाते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। और वहां पर बैठ के फिर आपको सोचना नहीं पड़ता, आप जैसे ही बैठते हैं आप वो क्वेश्चन और उसके जो ऑप्शंस आप देखते हैं तो आपको ध्यान आता है कि हाँ मैंने वो क्लास सुनी थी, तो वहां पर ये बात बताई गई थी, तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाता है। तो आप बड़े ध्यान से देखिए इन लेक्चर्स को। तो मैं बात कर रहा था किसकी, गलनांक की। तो गलनांक क्या होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर जहां पर कोई ठोस किस में बदल जाए, लिक्विड में बदल जाए। तो लिक्विड में जिस न्यूनतम तापमान पे बदलेगा वो उसका गलनांक कहलाएगा। अब मैं बात करता हूं कवथनांक की। किसकी बात करता हूं, कवथनांक की। इसी तरह से अगर कोई लिक्विड, जैसे ये लिक्विड है, अगर हम इसको गर्म करें, देखिए 80 डिग्री सेल्सियस पे भी ये किसमें है, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन जैसे ये 100 डिग्री सेल्सियस में पे पहुंचा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने पर ये किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, गैसियस अवस्था में या फिर भाप अवस्था में। तो वो न्यूनतम तापमान जिस पर कोई द्रव किस में कन्वर्ट हो जाए, गैसियस अवस्था में कन्वर्ट हो जाए,
वो उसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। यहाँ पर मैंने वायु दाब को सामान्य माना है, मतलब दाब को मैंने घटाया बढ़ाया नहीं है, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी पर ये बात की जा रही है, तो आपने इस पे ज्यादा नहीं सोचना है। तो वो तापमान जिसके ऊपर कोई द्रव किसमें बदल जाए, गैसियस अवस्था में बदल जाए, वो न्यूनतम तापमान, वो उसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक, या फिर इंग्लिश में बोलिए बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा देंगे तो गैसियस अवस्था में ही बदला रहेगा। तो न्यूनतम तापमान जिस पर बदलता है उसको बॉइलिंग पॉइंट माना जाता है, उससे ऊपर तो वो गैसियस अवस्था में ही रहेगा। अब ये बात तो हुई वाटर की। वाटर देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों अवस्थाओं में रहेगा, किसमें, ठोस में भी और द्रव में भी। और जैसे ही आप 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दोगे तो वो द्रव अवस्था में आ जाएगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे वो किस में रहेगा, गैसियस अवस्था में भी रहेगा और द्रव अवस्था में भी रहेगा। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा भी ऊपर होते ही वो किस में चला जाएगा, गैसियस अवस्था में। तो अब यहाँ पर आपके मन में सवाल हो रहा होगा, भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों अवस्थाओं में कैसे रहता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही सारा का सारा खेल होगा, ठोस से वो द्रव में कैसे बदल रहा है, उसी प्रक्रिया को हम समझेंगे। और 100 डिग्री सेल्सियस पे भी ये खेल होता है कि भाई वो गैस से, सॉरी, द्रव से गैस में किस तरह से बदल रहा है, उसी प्रक्रिया को अब हम समझने वाले हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर दो टर्म्स को समझा, एक तो मेल्टिंग पॉइंट गलनांक को, और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक को। अब ये तो मैंने सिर्फ वाटर का एग्जांपल लिया था। अब बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। आप उनको गूगल करके देखिए, बहुत सारी मेटल्स हैं, उनको सर्च करना कि भाई उनका मेल्टिंग पॉइंट या फिर गलनांक या फिर बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक कितना है। लोहा है, सोना है, सोडियम है, और भी बहुत सारे की इस तरह की धातुएं हैं। उनको अगर आप देखोगे तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत 1000 डिग्री सेल्सियस के अंदर जाएंगे, मतलब 1000 का मतलब 1000 नहीं, मतलब हजारों डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाएंगे। लेकिन हम वाटर को तो डेली लाइफ में देखते हैं तो हम समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक टर्म और समझते हैं, डिफ्यूजन या फिर विसरण। विसरण क्या है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सभी ने अपनी लाइफ में परफ्यूम का तो इस्तेमाल किया होगा, परफ्यूम या डीओ लगाते होंगे। तो क्या करते हैं आप, उसमें से जैसे ही डीओ लगाते हैं तो स्मेल आनी शुरू हो जाती है, अच्छी अच्छी सी स्मेल आती है। आपने घर पे अगरबत्ती या धूप भी लगाई होगी, जैसे ही अगरबत्ती या धूप लगाते हैं तो पता चल जाता है, हाँ, उसकी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा विसरण प्रक्रिया के कारण ही होता है। विसरण प्रक्रिया में क्या होता है कि एक पदार्थ के कण जो अधिक सघनता पे है कहीं पे, मान लीजिए परफ्यूम की बोतल है, उसके अंदर वो सारे के सारे कण अधिक सघनता में है, और बाहर क्या है, वायु है। तो जैसे ही उसको रिलीज करते हैं तो वायु जो है निम्न सघनता में है, तो वहां पर वो सारे के सारे फैल हो जाएंगे या मिक्स हो जाएंगे उसके अंदर। तो जैसे ही आप सांस लोगे तो श्वास के साथ वो जो फ्रेगनेंस वाले कण है वो भी आपके नाक के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो आपको जो स्मेल है या फिर जो फ्रेगनेंस है वो महसूस होती है। तो डिफ्यूजन क्या है कि मतलब उच्च सघनता से जो निम्न सघनता की ओर जो कण है उनका मिश्रित हो जाना। जैसे अगरबत्ती आपने जलाई तो अगरबत्ती के जो कण हैं वो फैल कर हवा में मिक्सअप हो जाते हैं, और जब आप सांस लेते हैं तो सांस के साथ वो जब कण आपके नाक में प्रवेश करते हैं तो आपको सुगंध या फिर फ्रेगनेंस आनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा ही आपके परफ्यूम के साथ होता है या डीओ के साथ होता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विसरण प्रक्रिया बोलते हैं। ऐसा ठोस, द्रव और गैस तीनों में होता है। आपने कभी देखा हो, जैसे कलर्स हैं हम पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो पानी पूरा का पूरा रंगीन हो जाता है, वो भी किस प्रक्रिया के कारण, विसरण प्रक्रिया के कारण। आपने जो रंग है या डाई है उसका एक छोटा सा पार्ट लिया और उसको जल के अंदर छोड़ दिया, खासतौर से होली के दिनों में हम ऐसा करते हैं, तो रंग लाते हैं और पानी के अंदर डालते हैं, मिक्स करते हैं। तो क्या होता है, वो जो रंग के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे पानी के अंदर क्या होते हैं, फैल जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हो, डिफ्यूजन या फिर विसरण प्रक्रिया। और ये ध्यान रखना, ये तीनों के अंदर होता है, ठोस, द्रव और गैस। और गैसों में सबसे तेज होता है। जैसे ही आप परफ्यूम लगाते हो तुरंत पता चल जाता है कि हाँ, इसने परफ्यूम लगा रखा है। चलो इसी में हम एक क्वेश्चन को समझते हैं जो अराइज हो सकता है दिमाग में। किसी पदार्थ का तापमान बदलने पर उसकी अवस्था में क्या परिवर्तन होते हैं।
तो इस प्रक्रिया को हम समझते हैं, हम पहले ठोस से लेते हैं, बर्फ से लेते हैं। तो हमने क्या किया, बर्फ ली और उसके अंदर थर्मामीटर डाल दिया तापमान मेजर करने के लिए। अभी मान लेते हैं कि टेम्परेचर जो है वो -5 डिग्री सेल्सियस है। अभी अपने इसको गर्म करना स्टार्ट किया है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसको गर्म करते जाते हैं, तापमान पहुंच गया 0 डिग्री सेल्सियस पर। और 0 डिग्री सेल्सियस पर अब जो ये बर्फ है, अब ध्यान से सुनना, अब जो ये बर्फ है वो किसमें बदलना स्टार्ट होगी, द्रव अवस्था में। लेकिन हम लगातार नीचे से इसको गर्म किए जा रहे हैं, हीट लगातार सप्लाई किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, मान लीजिए ये कोई इंडक्शन हमने लगा रखा है, इंडक्शन जो चूल्हा है ना आजकल, वो लगा रखा है। और ये कोई ऐसा स्टील का बर्तन है, इसका नीचे का सरफेस स्टील का है। तो बस आप इतना ही समझिए कि हम इसको किसी तरह से हीट दे रहे हैं या तापमान बढ़ा रहे हैं। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि जो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है बर्फ, उसका तापमान अभी नहीं बढ़ेगा। आप जो भी हीट सप्लाई कर रहे हो, वो हीट पहले इस ठोस को द्रव में बदलेगी, पहले पूरी की पूरी बर्फ पिघलेगी। ऐसा नहीं है कि जो बची हुई बर्फ है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने से पहले जो लिक्विड बन चुका है, मान लीजिए एक ऐसी अवस्था आ गई इसमें कुछ बर्फ है और कुछ पानी है, और आप उसको लगातार हीट दे रहे हो, तो आप ये सोचो कि जो पानी है, मतलब जो द्रव अवस्था में, उसका तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पहले पूरी की पूरी बर्फ किस में बदलेगी, लिक्विड में, द्रव में, पानी के अंदर बदलेगी, तब जाकर इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। तो वो जो हीट आप दे रहे हैं वो किस फॉर्म में जा रही है, वो गुप्त ऊष्मा की फॉर्म में जा रही है। इसको आप संगलन की गुप्त ऊष्मा भी बोल सकते हैं, कि जब आप की बर्फ और पानी सेम टेम्परेचर पे है और आप हीट सप्लाई कर रहे हो, तो टेम्परेचर अब नहीं बढ़ेगा, तापमान नहीं बढ़ेगा, पहले अवस्था बदलेगी, पहले ठोस से द्रव में बदलेगा। जब तक पूरी अवस्था नहीं बदलेगी तब तक तापमान नहीं बढ़ेगा। जब पूरी की पूरी बर्फ किसमें बदल जाएगी, द्रव अवस्था में बदल जाएगी, तब तापमान बढ़ना स्टार्ट होगा। तो जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं वो पूरी की पूरी किसमें जा रही है, अवस्था परिवर्तन में। और इसको हम क्या बोलते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा। और उसके बाद जब पूरी की पूरी बर्फ द्रव अवस्था में बदल जाएगी, फिर टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो बर्फ है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और जो द्रव है, जो लिक्विड फॉर्म में वाटर है, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है। लेकिन अंतर क्या है, ऊर्जा का अंतर है। मतलब कि जो लिक्विड स्टेट में है और जो ठोस स्टेट में है, तापमान सेम है, लेकिन जो लिक्विड स्टेट है, जो द्रव अवस्था है, उसके पास ऊर्जा अधिक होगी। इस बात को आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ ली जाती है कि मान लीजिए एक वाटर है, सॉरी, मान लीजिए एक बर्फ है और एक जल द्रव अवस्था में, दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो किसके पास ऊर्जा अधिक होगी? तो सीधी सी बात है, जो द्रव फॉर्म में है उसके पास ऊर्जा अधिक होगी, क्योंकि वो जो लिक्विड में आया है वो कब आया है, जब उस ठोस को ऊर्जा दी गई है। वो ऊर्जा सारी की सारी किस में बदली है, उसकी अवस्था परिवर्तन में। तो इसको संगलन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। अब इसी प्रक्रिया को आगे समझे। अब आप इसको लगातार गर्म किए जा रहे हो, तो टेम्परेचर 25 से कहां पे पहुंच गया, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब यही फिर से होगा। अब क्या होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ये जो लिक्विड है ये गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो गैस है उसका तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाए। जब तक पूरा का पूरा द्रव गैस में नहीं बदल जाता, तब तक उसका तापमान नहीं बढ़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जहां पर दोनों अवस्थाएं एग्जिस्ट कर सकती हैं, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे द्रव और गैस दोनों हो सकती हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहले अवस्था परिवर्तन होगा, फिर तापमान का बढ़ना स्टार्ट होगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो भाप बन गई है
उस भाप का तापमान अभी नहीं बढ़ेगा जब तक सारा का सारा द्रव किसमें ना बदल जाए, भाप में ना बदल जाए। लेकिन आप ये बात ध्यान रखना, जो 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप होगी या जो गैस होगी, उसकी उष्मा या ऊर्जा अधिक होगी 100 डिग्री सेल्सियस के जो लिक्विड है या द्रव से। तो जो भाप होती है, अगर वो जलाए या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी त्वचा को जलाए, तो भाप ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि उसके पास अधिक उष्मा या फिर ऊर्जा होती है। तो इस ऊर्जा को जो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो कन्वर्ट कर रही है द्रव को किसमें, गैस में, उसको वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा आप बोल सकते हो। वाष्पीकरण की प्रसुप्त उष्मा या फिर गुप्त उष्मा वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा बोल सकते हो। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ भी है और द्रव भी है, मतलब लिक्विड स्टेट भी है, तो किसके पास अधिक उष्मा या ऊर्जा होगी, द्रव के पास। इसी तरह से 100 डिग्री सेल्सियस पे वो द्रव अवस्था में भी है और भाप अवस्था में भी है, तो किसके पास अधिक उष्मा या ऊर्जा होगी, भाप के पास। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एक डेफिनेशन फॉर्म में देखते हैं कि भाई गुप्त उष्मा या फिर लेटेंट हीट या स्पेसिफिक लेटेंट हीट बोल देते हैं डिटेल में, तो वो क्या होती है। मान लीजिए, पूरा साइंटिफिक डेफिनेशन देखते हैं। 1 केजी बर्फ को आपने कितनी बर्फ ली, 1 किलो बर्फ ले ली, और उसके गलनांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे वो बर्फ भी है और लिक्विड भी है, मान लीजिए यही है 1 किलो, और नॉर्मल टेम्परेचर है 1 एटमॉस्फेरिक। भाई आप कुछ नहीं कर रहे, 1 किलो बर्फ लाए, रखी हो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, आप थर्मामीटर डाल के देखें। अब आप जितनी भी हीट सप्लाई कर रहे हैं, उससे वो किस में बदल गई, द्रव अवस्था में। तो जो आपने उष्मा दी, जो आपने सिलेंडर जला के जो उसको उष्मा या ऊर्जा दी, वो जितनी उष्मा या ऊर्जा लगी है इसकी अवस्था बदलने में, वो क्या कहलाएगी, गुप्त उष्मा या फिर लेटेंट हीट। वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 273 केल्विन पे, तो इसको स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोल देते हैं। और इसी तरह से वो वाष्पीकरण की प्रसुप्त उष्मा हो जाएगी अगर हम इसको फिर लिक्विड से किसमें कन्वर्ट करें, गैसियस स्टेट में। वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, ये ध्यान रखना। 100 डिग्री सेल्सियस पे जब लिक्विड को गैसियस स्टेट में बदला जाता है, तो जो उष्मा लग रही है वो वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहलाएगी, और ये किसकी कहलाएगी, संगलन की गुप्त उष्मा कहलाएगी। और इसके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ली जाती है 1 केजी, और पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर। प्रेशर नॉर्मली होता है जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहाँ पर वो जो पॉइंट मैंने अभी समझाए थे लिखे हुए हैं कि गलनांक पर ताप देने से बर्फ द्रव में बदल जाती है, पर तापमान क्या रहता है, स्थिर रहता है। और ठंडा करने पर अगर आप उसमें से उष्मा निकाल लेते हो, यहाँ पे देखो ये शो भी कर रखा है, अगर हम उसमें ऊर्जा निकाल लेते हैं, जैसे फ्रीजर में रखते हैं, तो उसमें से उष्मा फिर निकलती है, तो वो उष्मा निकलने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड स्टेट में, या फिर बर्फ के रूप में। तो ये जो गुप्त उष्मा है वो क्या करती है, सिर्फ अवस्था परिवर्तन करती है, तापमान परिवर्तन नहीं करती। तो ठोस से जब द्रव में या द्रव से गैस में जब बदलता है कोई भी पदार्थ, उसका तापमान नहीं बढ़ता, तो वो उष्मा किस में जा रही है, उसकी अवस्था परिवर्तन में। और इसी को क्या बोलते हैं, गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट, या फिर इन डिटेल स्पेसिफिक लेटेंट हीट भी बोल देते हैं, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट लेते हैं, जैसे 1 केजी अमाउंट ले लिया हमने। तो इस लेक्चर में हमने मैटर के बारे में और समझा। इसी तरह से ये कंटिन्यू करते करते हम बहुत सारी चीजें समझेंगे। जैसे जैसे आप इन लेक्चर्स को देखते जाओगे, आपकी समझ डेवलप होती जाएगी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप देने में समर्थ हो पाएंगे। और बीच बीच में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स भी डिस्कस करते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं। तो लेक्चर्स के साथ बने रहें और लगातार देखते रहें,
और साथ के साथ आगे जैसे ही हमें समय मिलेगा तो हम क्वेश्चंस की सीरीज भी लेके आएंगे, चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक वाइज। अभी तो हम इन टॉपिक्स या चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं, इनको आप गौर से देखिए, फिर आप उन क्वेश्चन के साथ जब हमारे साथ बनेंगे तो आपको उनको आंसर देने में मजा भी आएगा और वो आंसर आप डायरेक्ट लगा भी पाएंगे। भाई मैं अगर बोर्ड पे समझा रहा हूँ तो आपको उनका आंसर पहले से ही पता होगा, अगर आपने इन लेक्चर्स को बहुत अच्छे से समझा या देखा है। धन्यवाद।